हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, कल हमने एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। आज उसके अंदर दो चीजें थी, एक एड्जॉर्बेंट था और एक एड्जॉर्बेट था। एड्जॉर्बेंट वो चीज थी जिसके ऊपर कोई भी स्पीशीज आके एड्जॉर्ब होती है। एड्जॉर्बेट वो स्पीशीज है जो आके बैठेगी। एट है ना, मैंने बताया था एट जिसके बाद खाएगा वो ऊपर बैठेगा। क्लियर हो गया। अब हमने ये किया, एड्जॉर्प्शन को दो टाइप में क्लासिफाई किया। फर्स्ट इज द फिजिकल एड्जॉर्प्शन, सेकंड इज द केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को पहले हम पढ़ेंगे। फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और इसे हम फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। फिजिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन मैंने आपको बता दिया था जहां पे हमारे पास क्या था, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं, उस प्रोसेस को हमने सॉर्प्शन बोला था। और डिसॉर्प्शन क्या था हमारा, जहां पे एड्जॉर्प्शन का उल्टा होता है, उसे हम डिसॉर्प्शन बोलते हैं। राइट। तो टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन, इसे देखते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या, जहां पे पार्टिकल्स हमारे सरफेस के साथ, मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, बोर्ड लेते हैं, बोर्ड के ऊपर मार्कर से लिखते हैं, दैट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन, है ना, दैट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है वो वीक है, इजीली, है ना। जब हम डस्टर से रब करते हैं तो वो इजीली हट जाता है। तो जहां पे भी हमारे पास वीक वेंडरवल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहेगा बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो मैं यहाँ पे तो इसमें हम लिखते हैं when the particle of the adsorbate and the particles of adsorbate are held to the surface of the adsorbent by physical forces such as van der Waals forces, it is called physical adsorption. It is called physical adsorption. राइट, इसे हम फिजिसॉर्प्शन भी बोल सकते हैं और इवन वैन डर वाल एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। और इसे हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, रब करके, या हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं या प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं। उन सब केसेस से हमारे ये रिवर्सिबल नेचर में चला जाएगा। और इनकी जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी इज क्वाइट लो, एंथैल्पी is low, that is 20 to 40 किलोजूल पर मोल। सिर्फ इतनी सी एनर्जी हमारी लगेगी और ये रिवर्सिबल नेचर में चली जाएगी। सो यहाँ पे हम बात करें तो दिस इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। So what are the characteristics? They are non-specific in nature. नॉन स्पेसिफिक इन नेचर मतलब कोई भी गैस किसी भी चीज के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगी। जैसे मैंने चारकोल लिया तो उसके ऊपर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी, हीलियम भी, NO2 भी, है ना, और SO3, कोई भी गैस एड्सॉर्ब हो सकती है। मतलब दे आर नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, कहीं पे कोई भी गैस आ सकती है। राइट, इट मीन्स any gas can adsorb
या कैन बी एब्जॉर्ब्ड on the surface of any solid adsorbent, so they are not specific, right? Second is the nature of gas or adsorbate. Nature of gas और एड्सॉर्बेट, कौन सी गैस हमारी ज्यादा एड्सॉर्ब होएगी, कौन सी हमारी कम एड्सॉर्ब होएगी, राइट? तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, राइट? एड्सॉर्बेट ये ऊपर आके बैठेगा, तो जिसका साइज बड़ा होगा वो ज्यादा हमारी एड्सॉर्ब होएगी, जिसका साइज बड़ा होएगा वो ज्यादा एड्सॉर्ब होएगी, राइट? क्लियर हो गया? और उन जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता था वो हमारी ज्यादा एड्सॉर्ब होएगी। क्लियर हो गया जी? तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता था? जो वो टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ठीक है जी, क्लियर है? मैं अभी यहाँ पे लिखवा भी दूंगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन is the magnitude of the attractive forces which exist between the particle of the adsorbent and adsorbate, राइट? उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा। सो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस, easily liquefiable gases like ammonia, NH3, HCl, CO2, NH3, HCl, CO2 are adsorbed to a greater extent than the gases like H2, O2, N2, etc., which are liquefied with difficulty, राइट? क्लियर हो गया? अभी मैंने आपको बताया था क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए, तो जिन भी गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होगा,
तो ease of liquefaction, ease of liquefaction depends on critical temperature, critical temperature of the gas. अब एक क्रिटिकल टेम्परेचर है, उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ. The minimum temperature above which, the minimum temperature above which a gas cannot be liquefied, cannot be liquefied, however large its pressure may be. राइट, क्लियर है जी. तो अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे मैंने वो आपको बताई थी, छोड़ो. थर्ड इज द नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट. नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट. अब नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट क्या रहेगा, जैसे हमने जिसके ऊपर हमारा होना है एडसॉर्ब, राइट. अब जहाँ पे जिसकी सरफेस एकदम फाइन होगी, मतलब बहुत पॉलिश्ड होगी, वहाँ पे एडसॉर्प्शन कम होएगा, और जहाँ पे रफ सरफेस होगी वहाँ पे एडसॉर्प्शन ज़्यादा होगा, वहाँ पे एडसॉर्प्शन ज़्यादा होगा, राइट. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बड़ा सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ. जैसे हमने ग्लास लिया है ना, ग्लास जो हमारे घर पे आते हैं, जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, कांच वाले गिलास, उनके ऊपर अगर आप पेन से मार्किंग करो तो बहुत अच्छे से मार्किंग नहीं होती है, और उसी की जगह अगर आप प्लास्टिक की बॉटल लेते हो या ग्लास लेते हो, उसके ऊपर मार्किंग करते हो, तो उसके ऊपर मार्किंग बहुत अच्छे से हो जाती है पेन से. अब उसका मतलब क्या हुआ, जो इंक था हमारे पेन का वो एडसॉर्बेंट, अब एडसॉर्बेंट मेरा एकदम फाइन था, पॉलिश्ड था, तो उसके ऊपर एडसॉर्प्शन कराना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था. बट वैसे सेम मैंने वहाँ पे प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक का जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है ना, तो इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है, हम अच्छे से एडसॉर्प्शन कर सकते हैं. क्लियर हो गया जी. तो जहाँ पे भी हमारे पास फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और वहाँ पे एडसॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा. ठीक है जी. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज़ लिंक्ड टू सरफेस एरिया, it is linked with its surface area. More the surface area, more is the adsorption. तो हम यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं. Metals acting as adsorbent are also taken in finely divided form so that large surface area may be available for adsorption of the gas. For adsorption of the gases. Clear होगा जी. So this is nature of adsorbent. And fourth is the activation of adsorbent. अब एक्टिवेशन हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, राइट. एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट, जब हम एक्टिवेशन करते हैं तो उससे क्या होगा, जो उसकी एडसॉर्बिंग पावर है वो इंक्रीज कराना है हमें, मतलब मेन रीजन यही है. ठीक है जी. एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट मींस इंक्रीजिंग
इट्स एब्जॉर्बिंग पावर। और ये हम बहुत सारे है ना मेथड से कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है, इट इज कैरिड आउट बाय मैकेनिकल रबिंग, by mechanical rubbing, or by subjecting it to some chemical reactions. Right? Second method है, some adsorbents are activated by strong heating, in contact with superheated steam, क्लियर हो गया जी? जैसे हमने सुपरहीटेड स्टीम, चारकोल लिया मैंने, उसके ऊपर क्या किया, सुपरहीटेड स्टीम डाला। अब ये क्या करेगा, वहां पे जो भी मीथेन गैस है या C2H6 है या कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसे वहां पे हटा देगा, और जो पोर्स हैं वो हमारे खाली हो जाएंगे, और कोई भी जो अलग से गैस आएगी वो इजीली एब्जॉर्ब होएगी। राइट? सो ये दो तरीके थे। और तीसरा है हमारा, द एब्जॉर्बेंट इज subdivided into small fine pieces राइट? इससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा और एब्जॉर्बिंग पावर इंक्रीज करेगी। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा और एब्जॉर्बिंग पावर इंक्रीज करेगी। राइट? तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट। फिफ्थ, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, लो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है कितना, 40 किलोजूल पर मोल। अब ये क्या होती है, एब्जॉर्प्शन, एंथैल्पी। दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, डेल्टा जी वाला, है ना, क्योंकि कोई भी है एक सरफेस पे आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। राइट? तो एक्सोथर्मिक इन नेचर, डेल्टा एच हमारा हो जाएगा नेगेटिव। डेल्टा एच इज नेगेटिव, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है, और जो एंथैल्पी है वो होगी 20 to 40 किलोजूल पर मोल। राइट? दिस इज एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। सिक्स्थ इज रिवर्सिबल इन नेचर। अब यहाँ पे जैसे हम बोर्ड पे थे, बार बार बोर्ड को यूज कर रहे थे, तो उसे रब कर दे रहे थे और उसके बाद वापस से रीयूज कर रहे थे, तो वो जो था एब्जॉर्प्शन प्रोसेस था, दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। राइट? और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिसॉर्प्शन कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट, नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर। अब नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर, यहाँ पे ये मल्टी लेयर हो सकता है। जैसे जैसे हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे,
मॉलिक्यूलर लेयर्स होती जाएंगी, मतलब मल्टी लेयर होता है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, मॉलिक्यूलर लेयर can be formed when pressure is high, when pressure is high। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। इसमें क्या होगा, जो हमारे एड्जॉर्बेंट है और एड्जॉर्बेट है उनके बीच में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स मतलब केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे, इनकी जो एंथैल्पी है वो हाई रहेगी, राइट। इनकी जो एंथैल्पी है वो हाई रहेगी और यहाँ पे जो बॉन्ड्स बनेंगे वो केमिकल बॉन्ड्स होंगे और इसको हम बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। क्लियर है जी। और इसे हम सरफेस कंपाउंड्स भी बोलते हैं, जैसे कि यू नो यहाँ पे गिफ्टी जी उन्होंने पूछा था कि रस्ट क्या हमारा एक एड्जॉर्प्शन है। यस, इट इज अ एड्जॉर्प्शन और वो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है बिकॉज आयरन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, Fe2O3 या Fe3O4 बनता है और उन्हें हम बोलते हैं सरफेस कंपाउंड्स, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं when the molecules of the adsorbate and adsorbent are held together by stronger forces, that is similar to chemical bonds, उसे हम बोलते हैं केमिसॉर्प्शन, राइट। and these are also known as surface compounds। These are also known as surface compounds। So इनकी कुछ characteristics हैं। What are their characteristics? They are specific in nature। जैसे हमने फिजिक्स ऑप्शन पढ़ा था वो दे आर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, बट यहाँ पे क्या होगा, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब क्या हुआ कि कोई भी मेटल था, अगर उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस एड्सॉर्ब हो रही है तो इट विल फॉर्म ऑक्साइड। हाइड्रोजन अगर गैस मेरी वहां पे एड्सॉर्ब हो रही है तो इट विल फॉर्म हाइड्राइड। नाइट्रोजन अगर फॉर्म हो रही है तो वो नाइट्राइड बनाएगी, राइट। सो इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। because of formation of chemical bonds between the adsorbate and adsorbent। clear हो गया जी। second is the enthalpy of adsorption।
अब एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल बॉन्ड्स हैं, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, इसकी एंथैल्पी ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो केमिकल बॉन्ड जितनी ही होगी, मतलब 82 to 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगेगी। क्लियर हो गई जी? ये यूजली हमारी कहाँ पे, केमिकल बॉन्ड्स या केमिकल रिएक्शंस में होती हैं। और थर्ड की अगर हम बात करें तो ये इरिवर्सिबल नेचर का है, राइट। एक बारी कोई केमिकल बॉन्ड बन गया है, जैसे हमने आयरन का ऑक्साइड बना दिया, तो वो वापस से हम उससे मेटल नहीं निकाल पाते, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑफ इरिवर्सिबल नेचर, क्योंकि रिवर्सिबल करने के लिए हमें इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया? जब तक कि वो बॉन्ड हमारे नहीं टूटेंगे तब तक वो वापस रिवर्सिबल नेचर का नहीं होगा, ठीक है। और जनरली हम इसे क्या बोल देते हैं कि ये नॉन रिवर्सिबल नेचर का है, राइट। यहाँ पे लिखते हैं हम, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड until the bond formed between constituents of adsorbent and adsorbate are cleaved। ठीक है जी। तो इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, इसी वजह से नॉन रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया चाहे वो फिजिकल है चाहे वो केमिकल है, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करेगी, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो केमिकल है। क्लियर हो गया? लार्जर सरफेस एरिया favors chemisorption as well as physisorption। ठीक है जी। तो ये चीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थर्ड इज द लास्ट इज द फिफ्थ इज द नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर। अब मॉलिक्यूलर लेयर यहाँ पे क्या होता है, एक ही लेयर बनेगा। दिस इज सिंगल लेयर। कैसे सिंगल लेयर रहेगा? जैसे रस्टिंग होती है तो हम क्या करते हैं, एमरी वेपर लेते हैं, उसे निकाल देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा फिर से आयरन आ जाता है, तो वो क्या है, हमारा एक सिंगल लेयर बनाता है, राइट। दिस इज सिंगल लेयर। क्लियर है? अब हमने लास्ट पॉइंट में हमने क्या किया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस होगा उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी एड्सॉर्बेंट को एड्सॉर्बेट के साथ नो उनको दोनों को एक दूसरे कांटेक्ट में आने के लिए, चाहे वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एड्सॉर्प्शन हो, दोनों का सरफेस एरिया बढ़ेगा। जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी ज्यादा हमारी केमिसॉर्प्शन होएगी और उतनी ज्यादा फिजिसॉर्प्शन होएगी, राइट। तो लास्ट इज द नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर। तो ये यूनि मॉलिक्यूलर होता है या मोनोलेयर होता है, ये यूनिलेयर या मोनोलेयर। मोनोलेयर इन नेचर। प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, ठीक है जी। केमिकल बॉन्ड बनेगा तो भैया सिंगल लेयर ही होगी। क्लियर हो गया जी? अब कुछ नोट लिख लीजिएगा, काम आएगा। फिजिसॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर, फिजिसॉर्प्शन at low temperature may change into chemisorption
as the temperature is increased. क्लियर हो गया जी? एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे डाइहाइड्रोजन H2 is adsorbed on the surface of nickel by van der Waals forces at low temperature, at high temperature the molecules dissociate into atoms, and these are held on the surface by chemisorption. These are held on the surface by chemisorption. राइट? क्लियर हो गया जी? तो ये हमें लर्न करना है, या जैसा भी है ना, हमें ये लर्न नहीं करना है। तो नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। टेबल है यहाँ पे, ताकि एक ही जगह पे आप इसे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन चीज़ें वही हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, वही चीज़ें यहाँ पे आएंगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। यहाँ पे हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ फोर्सेस। फिजिसॉर्प्शन में वीक van der Waals फोर्सेस, केमिसॉर्प्शन में वी हैव अ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में van der Waals फोर्सेस थे तो लो रहेगा 20 to 40 किलो जूल, बट केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स हैं तो वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई है, around 80 to 240 kilojoule. Temperature, physical adsorption takes place at low temperature, but chemisorption takes place at high temperature. Reversibility, physical adsorption, this is reversible in nature, but chemisorption is irreversible. Specificity, physical adsorption, it is not specific, but जो chemisorption है, it is highly specific in nature, right? Nature of molecular layers, physical adsorption multi-layer होता है, but chemical adsorption monolayer रहेगा. Extent of adsorption, जो extent of adsorption है that is directly proportional to the ease of liquefaction of gas, but यहाँ पे ऐसा कोई correlation नहीं होता कि कितना extent of adsorption होएगा, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। Activation energy, अब physical adsorption में it do not involve appreciable activation energy, कोई बहुत ज़्यादा energy की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब मेरे को चारकोल लिया, उसके ऊपर मैंने कोई गैस को adsorb करना है तो वो अपने आप हो जाएगी, कोई ना के बराबर ही एक्टिवेशन एनर्जी है। बट यहाँ पे केमिसॉर्प्शन में क्या है, सम एक्टिवेशन, एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। जैसे हम बात कर रहे थे आयरन है, आयरन का सरफेस अगर हमारा एक्सपोज्ड है तो गर्मियों में तो क्या होता है, इजीली रस्टिंग हो जाती है, बट अगर आप सर्दियों की बात करो विंटर्स में, वहाँ पे रस्टिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती रस्टिंग वहाँ पे? बिकॉज वहाँ पे एप्रिशिएबल, मतलब जो उसे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो मिलती नहीं है, इसी वजह से वहाँ पे क्या है, रस्टिंग नहीं होता है। उसके बाद स्टेट ऑफ एड्सॉर्बेट, सेम स्टेट एज इन बल्क, मतलब एड्सॉर्बेट की मतलब वो बल्क में सेम स्टेट में रहेगा, बट यहाँ पे केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, स्टेट डिफरेंट हो सकती है, मे बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द बल्क। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बना दिया इन्होंने, और इसके ऊपर कोई भी बस सिर्फ ये बताया एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितना एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा, राइट, और विद प्रेशर। हमने सिंपल सी चीज पढ़ी थी कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन हमारा इंक्रीज करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर are two
main factors which influence the extent of adsorption of a gas on solid surface. राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया. अब आइसोथर्म मीन्स सेम टेम्परेचर, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट. तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक ग्राफ बना दिया. x upon m इज द कितना हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड हुआ. So x upon m is the extent of adsorption. P is the pressure. Clear हो गया. M is the mass of adsorbent. इसमें M is the mass of adsorbent and x is the mass of adsorbate. Right, when equilibrium is attained. फाइन. तो हमने देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोली जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करें, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. उसके बाद क्या होता है, सैचुरेशन आ जाता है और उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है. ठीक है जी. तो उसके बाद जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, उसके बाद आप जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज करते रहो, कोई भी हमारा एड्सॉर्प्शन नहीं होगा. राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर PS, P पैर में सबस्क्रिप्ट S, subscript x upon m, extent of adsorption reaches its maximum value, that is no more adsorption takes place even if the pressure is further increased. राइट, और इसको हम सैचुरेशन प्रेशर भी बोलते हैं. क्लियर हो गया जी. तो इसके बाद हमने क्या किया, दो टाइप के हमारे एड्सॉर्प्शन दे आर वेरी वेरी पॉपुलर. तो फर्स्ट है हमारा फ्रेंडलिच, और वही हमने यहाँ पे मेनली स्टडी करना है. फर्स्ट इज द फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. देखो आइसोथर्म तो बहुत सारे बन गए थे, बट उसको एक्चुअल में एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकली वो सिर्फ फ्रेंडलिच ने दिया था, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. तो इसने क्या किया था, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कर्व्स हमारे बनाए. ठीक है जी. तो यहाँ पे इसे हमने स्टडी किया अंडर एड्सॉर्प्शन आइसोबार. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन increases as temperature decreases. क्लियर हो गया. और इसे हमने एड्सॉर्प्शन आइसोबार के अंडर स्टडी किया.
तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके का, यहाँ पे मेरे पास प्रेशर था, यहाँ पे x/m था, तो 273 पे कम गैस एब्जॉर्ब होएगी, 240 पे कुछ और होएगी, और 200 केल्विन पे कुछ और होएगी। तो मतलब जैसे 200 केल्विन पे ज़्यादा हो रही है, 240 पे कम हो गई, और 273 पे और कम गैस मेरा एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे इसके लिए क्या पढ़ा हमने? At low temperature, the graph is almost straight. ये वाला जो ग्राफ था, यहाँ से जो ये ग्राफ बन रहा था, this is almost straight. The graph is almost straight. This means that x/m is directly proportional to pressure. Directly proportional to pressure. Fine. So x/m is directly proportional to p raised to power 1, or we can say x/m is equal to kp raised to power 1, where k is constant, where k is constant of proportionality, right? ये तो लो टेम्परेचर के लिए था। सेकंड पे हम बात करते हैं एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है? ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा है। क्या हो जाएगा एट हाई प्रेशर? क्या हो रहा है? ग्राफ हमारा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा, वो चेंज ही नहीं करेगा। The value of x/m, the value of x/m becomes almost constant, that is, it does not change with the change in pressure राइट। और यहाँ पे रिलेशन हमने क्या लिख दिया? x/m इज इक्वल टू, या x/m जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा p रेज़्ड टू पावर 0, राइट। सो x/m इक्वल टू kp रेज़्ड टू पावर 0, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो मतलब लो प्रेशर पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, हाई प्रेशर पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। और थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारा, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, सो इसके अंदर क्या आएगा? x/m will depend upon the power of pressure which lies between 0 to 1, that is fractional power of pressure. So we can say x/m, that is directly proportional to p raised to power 1 upon n, or x/m equal to kp raised to power 1 upon n। क्लियर हो गया जी? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारा log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p, राइट। log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। तो ये आ गया। इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ स्ट्रेट लाइन के साथ, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे हमारा एक ग्राफ बनेगा किस किस के बीच में, log x अपॉन m के और log p के बीच में, राइट। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा log x अपॉन m और यहाँ पे आ गया log p, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, log p की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो log k रहेगा। तो log k रहेगा और उसकी वैल्यू में यहाँ से ऐसे बना देता हूँ। इसका स्लोप जो है वो क्या आएगा, 1 अपॉन n। स्लोप जो आएगा दैट इज 1 अपॉन n। स्लोप इक्वल टू 1 अपॉन n। और इसका अगर मैं एक्सट्रापोलेशन करता हूं तो ये कहीं पे जाके टच कर रहा है, राइट। इसका एक्सट्रापोलेशन यहाँ पे किया तो ये क्या आ गया, इंटरसेप्ट विच इज इक्वल टू log k। क्लियर हो गई, दिस इज log k, दिस इज log k। क्योंकि log p मैंने पुट किया तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k, यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसका स्लोप आ गया हमारा 1 अपॉन n, राइट। तो ये था हमारा यहाँ पे ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। लो टेम्परेचर पे ये किसी काम का नहीं है। लो टेम्परेचर में ये बोलता है कि x अपॉन m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के, p रेज़्ड टू पावर 1 के। तो वो एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर के, कुछ नहीं हो रहा होता। इंटरमीडिएट के लिए हमारे लिए मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे अगर इसे बना ये वाले इस ग्राफ में अगर मैं बात करता हूँ तो लो प्रेशर पे ये है, हाई प्रेशर पे ये है। सिर्फ इतने से प्रेशर के लिए जो इंटरमीडिएट था यहाँ पे हमारा रह रहा है लॉग, या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि x अपॉन m जो है दैट इज इक्वल टू के पी रेज़्ड टू पावर 1 अपॉन n, और n की वैल्यू 0 to 1 वेरी करेगी। यहाँ पे x अपॉन m इक्वल टू के पी रेज़्ड टू पावर 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर की साइड पे रेड पेन से लिख देता हूँ, x अपॉन m इज इक्वल टू के पी रेज़्ड टू पावर 1। तो ये था। लो प्रेशर पे हमें मतलब नहीं है, हाई प्रेशर पे मतलब नहीं है, हमें इंटरमीडिएट पे ही उसे बताना है और उसी के ऊपर ही हमारी एक इक्वेशन बना देंगे। अगर इसके लिए लिमिटेशन पूछेगा तो लिमिटेशन में भी यही है कि भैया ये हमारा सिर्फ ये लो प्रेशर और इंटरमीडिएट प्रेशर पे काम करता है, हाई प्रेशर पे ये फेल हो जाता है, राइट।